गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में पूरा देखेंगे, बिजनेस के बारे में क्या चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स क्या है। बेसिकली बेसिकली ये आपके B2B सेगमेंट में काम करता है। 100% इनका ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है। और ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करके अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, मोस्टली सभी इनके आज के डेट में तो क्लाइंट्स हो गए हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स तनिष्क। उसके लिए भी ये लोग काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे आप कल्याण, PN गडगिल, रिलायंस को इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया है। आदित्य बिरला का इंद्री वाला जो ब्रांड है, फिर इसके बाद ये लोग कुछ रीजनल ब्रांड्स भी एक्वायर कर रहे हैं, है ना। और ये चीज़ है। अभी ये तो ठीक है, इनके ब्रांड्स वगैरह के बारे में हो गया। अब इनका जो एक मेजर चंक ऑफ जो रेवेन्यू है अब इवन आज के डेट में, वो आप देखेंगे 22 कैरेट गोल्ड से ही आता है। लगभग 80% के ऊपर जो है उन जो प्रोडक्ट्स होती है वहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो भी इनके क्लाइंट्स होते हैं उनको सेल करते हैं। मतलब जो रिटेलर्स होते हैं उनको सेल करते हैं। नाउ जो सेकंड पोर्शन है इनका, अभी अगर आप देखेंगे एडवांस गोल्ड सेगमेंट होता है। एडवांस गोल्ड सेगमेंट अगर आपको समझना है, आप देखेंगे अगर RBZ को देखेंगे तो उनका भी जो जॉब वर्क वाला डिवीजन होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, जो रिटेलर्स होंगे, कंपनियां क्या करती है, खुद से गोल्ड परचेस करके गोल्ड की इन्वेंट्री इनको देती है। और जैसे मान लीजिए स्काई गोल्ड को बोलेगी कि भाई आप उस पर आइए, अपनी उस पर अपना काम कीजिए और हमें ज्वेलरी बना के दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो स्काई गोल्ड है उसकी खुद की इन्वेंट्री लगती नहीं है। तो उससे बेसिकली पूरी जो मॉडल है वो थोड़ी सी एसेट लाइट हो जाती है ना। और जो इनका जो ग्रॉस मार्जिन होता है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे से एक्स्ट्रा कमीशन मिला वो सीधे इनके मार्जिन पे, ग्रॉस मार्जिन लेवल पे ऐड हो जाता है। तो वो तो इनका एडवांस वाला सेगमेंट हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये लोग अभी, जैसे आपने देखा, गोल्ड की प्राइसेस पूरे कंट्री में बढ़ी है, कंट्री के पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। तो जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, अगर आप पूरे सेक्टर को देखोगे तो पहले क्या था कि जनरली गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह से लिया जाता था। आज भी देखेंगे तो पर्पस उसका वही है, बट जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। तो अभी उसमें जो आपका जो यंग पॉपुलेशन है, जैसे आप देखेंगे ट्रेंडी फैशंस वगैरह होते हैं। अगर अपने सेंको गोल्ड को भी आप देखते हो तो वहाँ पे भी आप वो लाइट वेट ज्वेलरी में जाते हैं। और इवन जितने भी बाकी कंपनीज का भी कमेंट्री सुनोगे आप, अगर रिटेलर्स का, तो सब में हमें ये दिखेगा कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, एक तो आपके गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और दूसरा एक ये भी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि पहले जो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जाता था, अब उसको एज अ फैशन वियर, मतलब डे टू डे वियर वगैरह में भी करते हैं। तो उसके कारण जो कस्टमर का प्रेफरेंस है वो आपका 18 कैरेट की तरफ चला गया है। अभी जैसे अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे इनका, तो ये लोग भी अभी इनका सेनको गोल्ड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है ना। तो सेनको गोल्ड के लिए बेसिकली ये लोग 9 कैरेट का ज्वेलरी बनाएंगे और उनको सप्लाई करेंगे। तो जब आप सेनको गोल्ड के भी लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो उन लोगों ने भी कहा था कि हम 9 कैरेट्स की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। तो इनका जो, एक तो मैंने बोला एक्सपोर्ट सेगमेंट बोल दिया, एक मैंने बोल दिया इनका एडवांस गोल्ड सेगमेंट बोल दिया, फिर मैंने आपको वो भी बोला कि इनका जो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज पूरी जो इंडस्ट्री है वही चेंज हो रही है। ऑल्दो अगर आप लाइट वेट ज्वेलरी को भी देखोगे ना, तो अभी पूरे इंडिया की जो मार्केट है वहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ही कम है, माइंड, मतलब सिंगल डिजिट में ही आता है। मेजर जो चंक है आपका अराउंड 80% वो भी स्टिल अभी आपके 22 कैरेट्स पे होती है। फिर कुछ देखेंगे ना तो थोड़ा मोड़ा आपका ये बाकी 18 कैरेट्स वगैरह पे रहता है। और जो लाइट वेट ज्वेलरी है वो काफी कम है। और इसके अलावा इनका जो एक पोर्शन है, इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही डायमंड वाला पोर्शन भी स्टार्ट किया है। अब इसलिए इनका जो नाम भी है ना वो स्काई गोल्डन डायमंड्स कर दिया गया है अब। तो डायमंड्स की जो सेल्स थी लास्ट ईयर, वो आई थिंक 0.6%, लास्ट क्वार्टर में 0.6 थी। अभी वो बढ़ के अराउंड 1.5% हो गई है। तो ये तो बेसिकली जितना भी इनका बिजनेस है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब इसके अलावा कंपनी प्रोग्रेस कैसे किया है पिछले कुछ समय में, तो अगर आप देखेंगे ना, तो पहले तो ये छोटी कंपनी थी, अभी तो धीरे धीरे ये लोग अपने पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह पे काम कर रहे हैं, नए नए लोगों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, है ना। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक से भी लोगों को इन्होंने अक्वायर किया है। जैसे इनके जो कैश फ्लोज वगैरह को संभालेंगे, बाकी जो ऑडिट टीम्स होती है, सब कुछ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जैसे EPR होता है, एंटरप्राइज जो होता है ना, पूरा जैसे पूरा आपके बिजनेस को संभालेगा वो चीज, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, उन चीजों को अपडेट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा इस तरह से कंपनी चल रही है, आगे बढ़ रही है। और अगर आप इसके अलावा भी देखेंगे तो जो कंपनी का फोकस है अभी यहाँ से, अगर आप इनके कैपेसिटीज वगैरह को भी देखोगे तो जैसे अभी ये मंथली कितना करता है, ये लोग अराउंड 544 करोड़ किए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो यहाँ से भी कंपनी आगे जाके अपने जो गोल्ड के वॉल्यूम्स है, वो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उससे भी बढ़ाना चाहता है। और एट द सेम टाइम जो इनके नए क्लाइंट्स को भी एक्वायर कर रहा है, मैंने इतने सारे नाम लिए अभी, तो उसकी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं कंपनी। और ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट कुछ ईयर से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस चल रहा है इनका काफी अच्छा। ग्रॉस मार्जिन लेवल इनके पिछले कुछ 3 या 4 साल पहले कुछ सिंगल डिजिट में होते हुआ करते थे, ठीक है। आज वो बढ़ के काफी अच्छे हो गए हैं। सिमिलरली आप अगर एबिटा लेवल्स पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिखेगा, और सेम तो पैट लेवल्स पे भी दिखेगा। तो ये चीज है। तो हम लोग अभी जो, ठीक है, इसके पहले जाने से पहले अगर आप ये देखेंगे कि जो लास्ट क्वार्टर में क्या इशूज हो गए थे इनके साथ, तो लास्ट क्वार्टर में लोगों को दिखा था कि भाई इनका जो रेवेन्यू नंबर्स है
उनमें लोगों को स्लो डाउन दिखा था, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हुआ, उससे बड़ा चीज़ क्या हुआ था, इनका जो प्रोमोटर्स है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर किए थे, कुछ स्टेक सेल करना था इनको, तो वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन में इशू आ गया था, तो उसके कारण मार्केट ने इनके शेयर्स को काफ़ी पनिश किया था, तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी बनी थी उस पर्टिकुलर टाइम में। तो मैनेजमेंट ने एटलीस्ट उस पर्टिकुलर पैरामीटर भी इसमें इस वाले कॉल में क्लैरिफाई कर दिया है कि आने वाले 2 या 3 सालों से कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं है और कोई ऑफर फॉर सेल वगैरह भी नहीं होंगे। सो ये बेसिकली कंपनी का बिजनेस में बाकी सारी चीज़ें वो मैंने बोल दिया। अब हम लोग चलते हैं इनके परफॉर्मेंस पे। तो हम लोग उसके लिए पीपीटी यूज़ करेंगे। तो लेट्स शेयर। हाँ, तो अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका, तो इस क्वार्टर में अगर आप इनका ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस देखोगे नंबर्स ना, तो क्लियरली आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर है। अराउंड 93% का टॉप लाइन पे ग्रोथ है और एबिटा मार्जिन्स पे काफी अच्छा एक्सपांशन मिला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी, और पैट लेवल्स पे भी इनका अच्छा नंबर आया है। अब यहीं पे आप देखिए, ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू तो अराउंड 10% है, इस पे गाइडेंस क्या है इनका, इसको 15 से 20% बढ़ाना चाहते हैं। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ना एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना था, तो लास्ट क्वार्टर में इनका अराउंड 8% था एक्सपोर्ट रेवेन्यू, है ना। वो लास्ट ईयर आई थिंक 8% था, फिर वो बढ़ के लास्ट क्वार्टर में इनका 10 से 12% हुआ था, फिर अभी इस क्वार्टर में लगभग 10% हुआ है, तो मतलब अभी जो है 10-12% के आसपास चल रहा है। फिर इसको FY27 के एंड में अराउंड 20% पे, 15 से 20% पे लेके जाना चाहते हैं। नाउ यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं इनकी पूरी जो एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी है। तो आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने कुछ छोटे बिजनेस भी डिस्कस किए थे, शांति गोल्ड एंड उत्सव गोल्ड, वो लोग भी जो दुबई वाला मार्केट है वहाँ पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दुबई मार्केट इतना इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है, एक तो वो पूरा वहाँ पे इकोनॉमिक हब मान लीजिए, सब लोग वहाँ पे आते हैं। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे जो गोल्ड परचेज होता है उसमें लगभग इनको $10 का फायदा मिलता है। तो क्या करते हैं, अब आप सोचिए जैसे इनका एक मलेशिया का क्लाइंट है, ठीक है, 200 केजी का वहाँ से इनको ऑर्डर मिल रखा है। अब आप ये सोचिए कि जो मलेशिया या सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनको गोल्ड की ज्वेलरी बनवानी है। तो अगर ये इंडिया में इनको ऑर्डर देते हैं, तो इंडिया से जो ये लोग गोल्ड परचेज करके बनाएंगे ना, इनके अंधेरी में जो प्लांट है इनका, मतलब महाराष्ट्र में, तो वहां से ये महंगा पड़ता है, ठीक है। अब वही चीज अगर स्काई गोल्ड अपनी सब्सिडरी जो इन्होंने खोल ली है दुबई में, ठीक है, वहां से अगर जाके बनाएंगे, तो वहां लगभग $10 का आर्बिट्राज मिलता है। तो क्या करेंगे, गोल्ड प्रोक्योर करेंगे वहां से, इनकी सब्सिडरी इंडिया में लेके आएगा, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बनेगा, और अगेन दैट दे कैन नॉट सेल इन इंडिया, उसको ले जाके वापस वहाँ पे यूएई में लेके जाएंगे, और उसके बाद वहां से वो सेल हो जाएगा। सो इस तरह से इनको फायदा होता है। तो उसी के कारण जो इनको दुबई से ऑर्डर मिला, दुबई बोल रहा हूँ, मलेशिया से जो ऑर्डर मिला था लगभग 200 करोड़ वाला, उसमें थोड़ा डिले दिखा, बट अगेन दोज पीपल वर वेटिंग फॉर देयर सब्सिडरी टू ओपन, एंड कंपनी वैसे ही कहता है अभी वो वहाँ पे खुल गया है, बिकॉज कंपनी भी तो चाहिए ना हमें सस्ते में मिले, तो वो वहाँ पे खुल चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग कंपनी कहता है वहां से ट्रैक्शन है। तो एक तो ये दुबई के बारे में हो गया। इसके अलावा अभी ये लोग आपका मलेशिया और सिंगापुर की तरफ भी एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। और नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी, आप देखिए ना, आप अगर बाकी रिटेलर्स को भी देखते हो, तो आप देखिए पीएन गडगिल के भी कुछ 8 या 10 स्टोर आपके मिडिल ईस्ट में है ना, तो उस तरह से उससे ज़्यादा ही आई थिंक, तो वहाँ पे उनके भी टारगेट करता है। तो इनका जो बहुत, जैसे मैंने आपको डोमेस्टिक क्लाइंट्स बताया, तो वैसे इनके जो अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको कल्याण ज्वेलर्स दिख जाएगा। तो आपको वहाँ से भी दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जो वो एरिया है ना वहाँ का, वहाँ पे आपकी जो पूरी वेस्टर्न बॉर्डर होता है इंडिया का पूरा, आप देख लीजिए गुजराती कम्युनिटी से लेके पूरे जो केरला में होते हैं रेड्डी कम्युनिटी, तो वहाँ से पूरा आपके यूएई में बेसिकली वर्क करने जाते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखता है कि जो इंडियन कस्टमर्स भी हैं, और इवन फॉर दैट सेक पूरे जो इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं, वहाँ पे आते हैं। तो एक तो दुबई से इनको टेलमेंट्स दिख रहा है। तो उसी के कारण कंपनी कहती है कि अभी जैसे मैंने बोला आपको, लगभग 8 से 10% इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट दुबई में आता है, और बाकी इसको बढ़ा के ये लोग 15 से 20% के बीच में लेके जाना चाहते हैं। तो ओके, और हाँ, अगेन जो एक बार ये लोग दुबई में पेनिट्रेट कर लेंगे ना, तो वहां से इनको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि जैसे अभी सिंगापुर में इनका कोई है नहीं, ठीक है, तो दे विल यूज दुबई एज एन हब टू एक्सपांड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, है ना। तो एक वो चीज है, दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू मूव विद दैट एक्सपोर्ट सेगमेंट। अब अगर हम लोग इनके वॉल्यूम्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, है ना, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब आप देखिए, अगर मैं आपको आपको कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे आप, तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने बताया कि वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट सभी कंपनी का या तो फ्लैट है, और कुछ अच्छी कंपनियों का डी ग्रोथ हो रखा है, जिसका मैंने बात किया है ऑलरेडी। नाउ तो बेसिकली अगर आप पूरे सेक्टर को देखोगे ना, तो ये जो गोल्ड प्राइस इन्वायरमेंट है, इसकी इसमें क्या हुआ है, लगभग जो वॉल्यूम ग्रोथ है पूरे सेक्टर का, वो लगभग 15% गिर चुका है अभी। जैसे जस्ट हमने स्लाइड देखा यहाँ पे, आपको दिखेगा कि Q2 में इन्होंने लगभग 544 केजीज पर मंथ का वॉल्यूम किया है। नाउ जब आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे ना, तो लास्ट ईयर में अराउंड 360 करोड़ थे, है ना, 340 करोड़ थे। अब आप सोचिए, अब ये जो कंपनी है, ये आपकी एक्विजिशन स्ट्रेटेजी भी फॉलो करता है, ठीक है। तो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी समझने के लिए आपको पहले टोटल एड्रेसेबल मार्केट समझना होगा पूरे
स्काई गोल्ड का या फिर पूरे ज्वेलरी सेक्टर का। तो जैसे मैंने आपको बोला, जो ज्वेलरी सेक्टर है अराउंड 80% आपका 22 कैरेट्स गोल्ड से आता है, लगभग 15% आपका बाकी ये जो है ना आपके 18 कैरेट्स वगैरह हो गए उस पे है, और जो एकदम बहुत ही माइनर 1-1.5% है वहाँ पे छोटा आपका 9 कैरेट्स वगैरह है, वो तो अभी स्टार्ट होना, मतलब ज्वेलरी सेक्टर में बढ़ना स्टार्ट ही हुआ है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में डेमोग्राफी चेंज होती है, यंग पॉपुलेशन और परचेज करने जाता है, तो वहाँ पे आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा, बट उसको होने में लगभग 5 से 10 साल लगेगा। अभी के लिए तो इंडिया का जो मेजर मार्केट है वो आपका 80% 22 कैरेट्स है और बाकी 10-15% आपका 18 कैरेट्स वगैरह वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द वॉल्यूम थिंग, तो इसीलिए ये मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया। तो दिस इज होल द ज्वेलरी मार्केट इज। अब इसमें आप आते हैं हम लोग टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो आज से अगर आप 1 साल पहले देखोगे ना, कल्याण कल्याण बोल रहा हूँ, स्काई गोल्ड्स का लगभग जो टैम था वो अराउंड आपका 40-45% के बीच में था। एंड फ्रॉम दैट देयर दे हैव स्टार्टेड एक्वायरिंग कंपनीज, जो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस है इनके। इन्होंने पहले स्टार मंगलम सूत्रा एक्वायर किया, स्पार्कलिंग चेन्स एक्वायर किया, फिर उन्होंने घना वाली कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम इन्होंने चेंज करके अभी स्पीड बैंगल्स कर दिया है। स्पीड बैंगल्स का क्या है, वो इटालियन मॉडल से आपके बैंगल्स बनाता है। उसमें बेसिकली ये मान लीजिए कि वो काफी इंटीग्रेट डिजाइन होते हैं। तो ये बेसिकली वो जो छोटा सेगमेंट है जिसमें एक्सपर्टीज है आपको घना गोल्ड वाले में, तो उसको उन्होंने एक्वायर किया है। तो उससे उस वाले मार्केट में टैप करेंगे ये लोग। अब तो ये हो गया। आप देखिए, तो मैं बेसिकली ये इसलिए बताया हूँ, तो जब घना इन्होंने एक्वायर कर लिया तो इनका जो और बाकी जो स्टार मंगलम सूत्रा और स्पार्कलिंग चेस एक्वायर किया है, इन दोनों तीनों के एक्विजिशन से इनका जो टैम है वो आपका 45% से बढ़ के अराउंड 75% हो गया है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ इसके अलावा अभी इन्होंने एक और कंपनी एक्वायर की है, रिसर्व गोल्ड करके, ठीक है। तो रिसर्व गोल्ड क्या है, ये कंपनी क्या करता है, आपका मंगलसूत्र में बनाता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बोला कि इनका ऑलरेडी एक्वायर किया है इन्होंने स्टार मंगलम सूत्रा। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्टार मंगलम सूत्रा ये लोग घना जो रिसर्व गोल्ड है उसके क्लाइंट्स को एक्वायर करेंगे। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग चीज इज कि जो रिसर्व गोल्ड है उसका क्लाइंट कौन है, तनिष्क है। अब आप ये सोचिए, इतनी छोटी कंपनी का क्लाइंट तनिष्क अगर है, तनिष्क है, तो देयर कुड बी समथिंग गुड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी ना। सो वो कंपनी जो है आपकी काफी अच्छी है ये मंगलसूत्र वाले चीज में। तो दैट उस थॉट प्रोसेस से कि स्काई गोल्ड कैसे लॉन्ग टर्म विजन में ओवरऑल जाके आपको तनिष्क को एक्वायर करने की सोच रहा है, उस एम के साथ इन्होंने रिसर्व गोल्ड को अभी एक्वायर कर रहे हैं। अभी 50% एक्वायर करेंगे इसका, बाकी भविष्य में देखेंगे कि भाई कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे बाकी फर्दर 100% एक्विजिशन करना है कि नहीं करना है। बिकॉज अभी रिसर्व गोल्ड वाली कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अराउंड 50% भी बोला है। सो ये चीज है। ओके, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स है। फर्स्ट, अभी जब इनका रिसर्व गोल्ड एक्वायर हो जाएगा तो इनका जो टैम है टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो 80% हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए पिछले 1 या 1.5 साल में जो, आप पैसे समझिए पूरे इंडिया की जो ज्वेलरी मार्केट है, जिस भी शॉप्स पे आपकी ज्वेलरी बिक रही है, लगभग 80% जो ज्वेलरी है उसको ये सर्व कर लेते हैं। सो आपको दिखता है कितना अच्छा इन्होंने एक्सपांड कर रहा है, बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। नाउ बचा कितना, लगभग 10-15%, 15-20% बचा ना। अब उसमें क्या आती है, उसमें आता है आपकी जो ये पोल की कुंडल्स और जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है। अगर आपको ये समझना है, आप पीएन गढ़िल में देखिए, उनका भी उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफी अच्छा प्रोडक्ट्स रहते हैं, है ना, जिसपे वो लोग डायमंड के स्टडिंग में स्टडेड पोर्शन बनाने की बात कर रहे हैं। नाउ अब वो जो होती है ना, ये जो हैवी ज्वेलरी होती है ना, ब्राइडल ज्वेलरीज होती है, ये स्काई गोल्ड का बेसिकली आप ये समझ लीजिए उसमें ये लोग है नहीं। तो वो मार्केट को ये लोग करना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। सो एक तरह से आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि ओवरऑल जो बिजनेस का एक्विजिशन है वो अभी के लिए थम गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आप एक्वायर करते हो किसी कंपनी को, आपकी इक्विटी बेस बढ़ता है, आपको उसमें पैसा देना पड़ता है, आपके कैश फ्लोस पे अफेक्ट आता है, ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ईपीएस डायलूट होता है। इसी कारण इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको इसका ईपीएस भी ग्रोथ रिलेटिवली स्लोअर दिखेगा पैट ग्रोथ से। तो ये चीज है। अब ओके, ये सारी चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि, क्योंकि मैं आप इनके मैं वॉल्यूम्स नंबर बताना चाहता हूँ आपको। नाउ अभी मैंने आपको बोला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका वॉल्यूम्स कितना हुआ है, 544 करोड़। इसमें अभी तक रिजर्व गोल्ड वाला चीज है वो अभी तक आया नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। अब हम फोकस करते हैं 544 करोड़ है, इसमें लगभग 44 करोड़ जो है वो आपके घना वाली कंपनी के है, ठीक है, जो इसका नाम अभी चेंज करके स्पीड बैंगल्स कर दिया है। ओके, तो उसको ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि स्टैंड अलोन बेसिस पे इन्होंने कैसे किया है। उसको हटा लीजिए, लगभग 500 करोड़ आ गया। और मैंने आपको मैं स्लाइड से दिखाता हूँ। सो 544 करोड़ आ गया है ना, इसमें से मैंने मैंने उसको हटा दिया आपका ये घना वगैरह वाला कंपनी। उसके बेसिस पे अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे ना तो भी आपको दिखेगा कि काफी लगभग 20% के आसपास उन्होंने ग्रो किया है। अब
अब ये देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस पूरे सेक्शन के अंदर कि जो पूरी सेक्टर है वो लगभग 15% पे डिग्रो की है, और कुछ कंपनियां तो और भी ज्यादा डिग्रो किया है, काफी अच्छी कंपनियों का फ्लैट रिस्क रहा है। एंड स्काई गोल्ड ने जो है लगभग उतने ही परसेंटेज से इंक्रीज किया है। तो एक ऐसा केस जहां पे सेक्टर डिग्रो कर रहा है वॉल्यूम टर्म्स में, नॉट द वैल्यू टर्म्स ऑफ कोर्स, स्काई गोल्ड इज एक्सपांडिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो दिस इज हाउ आपको दिख रहा है लगभग 30% का मार्जिन डिफरेंस हो गया ना, मतलब कितना डबल से आउट परफॉर्म किया है सेक्टर को। ऐसा कैसे कर पा रहा है ये लोग? ऐसा इसलिए कर पा रहा है, यहाँ पे दो मेथड्स चल रहे हैं। फर्स्ट, एक तो मैंने बोला कि नए नए क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं। जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी, लेट मी जस्ट टेल यू कि अभी देखिए इन्होंने कैरेट लेन से लगभग इनका 10 किलो पर मंथ के आसपास आ रहा है, आदित्य बिरला से लगभग 2 या 3 किलो पर मंथ आ रहा है, रिलायंस जो है अभी उसके प्रोसेस में चल रहा है, तो वहां से नए क्लाइंट्स आएंगे। पीएन गडगिल से भी लगभग 6 से 7 किलो पर मंथ आ रहे हैं अभी इनके। तो एक तो इनके न्यू क्लाइंट से वॉल्यूम आ रहा है, बट उससे भी ज्यादा जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जैसे कल्याण वगैरह हो गया, कला मंदिर है, उनसे जो वॉलेट शेयर है उनसे वो लोग ज्यादा ले पा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंस है वो आपके बी टू सी कस्टमर्स में ज्यादा है। सो ये पूरा आपको वॉल्यूम के बारे में समझना चाहिए। अब वॉल्यूम्स के बारे में अगर हम लोग और बातें करें तो आप देखेंगे ना, वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इनका अभी एम क्या है। तो इन लोगों ने लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली पूरा दिया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे कैसे हमें बढ़ना है। तो अगर मैं लास्ट क्वार्टर का इनका बताऊं ना, तो क्वार्टर में वन में लगभग 450 केजीज था इनका, उसमें भी लगभग 30% की जंप दिखी थी हमको, है ना। क्वार्टर टू में लगभग इन्होंने लगभग 580 करोड़ बोला था, ऑल्दो देखेंगे तो अभी 544 करोड़ हुआ है, उस नंबर से थोड़ा कम ही दिख रहा है मुझे। बट हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, अभी जो जैसे इनका एक्सपोर्ट वाले में ट्रैक्शन आएगा, एडवांस गोल्ड वगैरह भी करेंगे, हालांकि वहां पे तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने गाइडेंस को कुछ चेंज नहीं किया, और कंपनी का जो गाइडेंस है अगले क्वार्टर में लगभग 630 करोड़ केजीज पर मंथ करने का है, और उसके अगले क्वार्टर में 650 करोड़ केजी पर मंथ करने का है, क्योंकि वहां पे आपकी जो ये है ना घना वाली कंपनी स्पीड बैंगल्स, उससे भी इंक्रीमेंट होगा। सो ये पूरा वॉल्यूम के बारे में चीज है। और इसके अलावा अभी जो कंपनी है आप देखेंगे ना, ये FY 27 के अंदर, तो वहां पे लगभग आपको 900 केजीज पर मंथ करने कहने का बात करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है लगभग 650 करोड़ कह रहे हैं, 650 केजीज कह रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कह रहे हैं ये लोग लगभग 900 केजीज। सो दीज नंबर्स आई विल यूज फॉर द गाइडेंस कैलकुलेशन इन द एंड। सो ये चीज है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो वॉल्यूम्स के बारे में हो गया, एक्सपोर्ट के बारे में हमने बात कर ली, बाकी तो डोमेस्टिक में है। अब डोमेस्टिक में भी मेजर चंक इनका 22 कैरेट से ही है, बाकी कुछ आपके लाइट वेट ज्वेलरी वगैरह से है। सो दिस इज ऑल द पॉइंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इन्होंने वापस वही चीज को लिखा है। ओके, हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ एक दो चीज और बतानी है। तो अभी आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो कंपनी कहता है कि हम जो हमारी मेथोडोलॉजी है, भले ही इनसे भी बड़ा कुछ प्लेयर्स है मार्केट में और कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं, तो ये लोग कहते हैं कि इनकी जो पूरी कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो काफी फ्रूगल है। फ्रूगल मतलब क्या, ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। तो उसके कारण ये जो अपने क्लाइंट्स को है सस्ते में ओवरऑल चीजें सप्लाई कर पाते हैं, और उसके बाद भी ये लोग अपने मार्जिन को बेटर कर पाते हैं। सो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके अलावा हम लोग देखिए, अभी जो पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन तो काफी इंटरेस्टिंग, आप इस स्लाइड से हमको समझ में आएगा। सो ये चीज है। अभी देखिए ग्रॉस मार्जिन कंपनी के ये रहा आपका H1 से, अगर फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। सिमिलरली आपके एबिटा और पैट मार्जिन पे भी इंप्रूवमेंट है। सो नाउ लेट्स गो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो कंपनी को आपको दिखेगा, एक तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना है अदर इनकम। अदर इनकम कहाँ है? अदर इनकम इस वाले स्लाइड में दिखाया नहीं इन्होंने। तो बेसिकली क्या है, लास्ट ईयर में देखेंगे ना आप, तो इनको एसबीआई से कुछ वो बॉन्ड्स वगैरह थे इनके, तो वहां से कुछ पैसा आ रहा था, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आया है। एक तो उस कारण से आपको ओवरऑल पैट पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखेगा। और इसके अलावा अभी जैसे आप देखिए डेप्रिसिएशन का है, देखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको नंबर उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक मॉडल चेंज किया है। दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक तो कुछ लीनियर मॉडल होता है, और एक मान लीजिए राइट ऑफ मॉडल होता है। तो राइट ऑफ मॉडल में आप बेसिकली ऐसा समझ लीजिए, जो लीनियर मॉडल है ना वो सिंपल इंटरेस्ट मॉडल है, और जो राइट ऑफ मॉडल है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मॉडल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी होती है ना, स्टार्टिंग में ज्यादा लगती है, फिर धीरे धीरे कम होती रहती है, और सिंपल इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट बेसिस पे चलता है। तो इसीलिए आपकी जो अभी सिंपल इंटरेस्ट वाला मॉडल लग रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में परसेंटेज है डिप्रिसिएशन का वो आपको कम दिख रहा है। तो इसीलिए हल्का सा पैट पे इंक्रीमेंट दिखा है वहां से, बट उसके अलावा भी कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। अगर मैं ये अदर इनकम और ये पैट वाला चीज हटा दूंगा, तो कंपनी इज स्टिल गेटिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। तो इसीलिए आपको इनका जो पैट का नंबर है लगभग वो 80% के आसपास जम दिखता है, और ईपीएस का कारण तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो ये चीज है। ओके, अब इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड। सो ये हो गया इनके नंबर्स के बारे में। ओके, रिटर्न डाउन मॉडल मैंने बता दिया आपको। ओके, अच्छा,
ये चीज हो गई। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं रिसीवेबल्स वगैरह के बारे में। तो रिसीवेबल्स वाले क्वेश्चंस को मैं उतना मतलब ठीक है इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर आप ये देखेंगे ना सिंपली, अभी देखिए बिजनेस तो एक्सपांड कर रहा है। अभी जैसे इस क्वार्टर में भी इनका अगर आप स्टैंड अलोन भी ले लोगे ना तो लगभग 60% पे ग्रो किया है। तो ठीक है, तो जब आप इतना ग्रो करोगे और साथ ही साथ जनरली आप कंपनीज को देखिए, तो जैसे मान लीजिए अभी सारी कंपनीज बी टू बी कंपनीज यही कहती है कि जब फेस्टिव टाइम आता है तो ये लोग अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड में इजी इजी देते हैं, है ना, क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा होती है और एज एंड व्हेन जब उनकी सेल्स रियलाइज होती है तो इन कंपनीज को अपने पैसे वापस कर देता है ये लोग बी टू बी कंपनीज को। तो आपको उस तरह से देखना है, तो उस चीज के बारे में है आपका ये चीज है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो ये तो वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था। ओके, सो यहीं पे मैं इनके थोड़े से मार्जिन वगैरह के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जैसे इनका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज आपके जो ईयर ऑन ईयर है। सिमिलरली ट्रेंड आपको पैट इबिटा लेवल पे भी दिख जाएगा। नाउ अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके 4 से 5 कुछ लिवर्स हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला इनका एडवांस सेगमेंट में काम करते हैं लोग। तो अगर मैं आपको बताऊं अभी जो इनका एडवांस सेगमेंट चल रहा है, तो अभी देखेंगे ना इनका FY 26 के एंड तक इनका जो टारगेट है लगभग 7.5% करने का टारगेट है, ठीक है। और सॉरी FY 26 में लगभग 7-7.5 करेंगे। अभी जनरली इनका आई थिंक 6% के आसपास चल रहा है ना, ठीक है। और FY 27 में ये लोग कहते हैं 10 से 12% कर लेंगे, और FY 30 तक उसको लगभग 30% पे लेके जाने की बात करते हैं एडवांस गोल्ड। तो जब आप एडवांस गोल्ड करते हो तो आपके सीधे मार्जिन में इंक्रीमेंट दिखता है, तो एक तो वो कारण हो गया इनका। उसके अलावा अभी आप देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक्सपोर्ट सेगमेंट पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेगा आगे जाके, तो एक वो वाला लीवर हो गया। थर्ड, अभी अगर आपने देखा इनका जो मैंने बोला स्टडीड वाला पोर्शन है लगभग 0.7 से 1.5% पे हो गया है। तो डायमंड वाले सेक्शन में ऑल दो छोटे बेस पे वो इंक्रीमेंट हुआ है, तो वहाँ मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो एक तो वो ड्राइवर हो गया। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप देखेंगे अभी लोग लाइट वेट ज्वेलरी में भी गए हैं, जो जैसे मान लीजिए सेंको के साथ अभी 9 कैरेट वाला हुआ है, तो वहां से भी बढ़ेगा। तो ये सारे जो 3 या 4 चीजें मैंने आपको बोली, इससे जो इनके मार्जिन प्रोफाइल दिख रहा है वो काफी अच्छा दिख रहा है आपको। नाउ इसी से अगर मैं थोड़ा सा इनके गाइडेंस वाले चीजों को कनेक्ट करता हूँ, अगर अभी हमने जैसे देखा कि जो इनका इबेटा मार्जिन रहा है, इबेटा मार्जिन कितना आया है इनका, लगभग 6 पॉइंट समथिंग % आया है ना। इबेटा मार्जिन देखिए लगभग 6.47% आया है। अब अगर हम लोग देखें तो इनका जो गाइडेंस है FY 27 के एंड में, तो इनको एबिटा मार्जिन करना है लगभग 6.2 से लगभग 6.3% तक। सो क्लियरली आपको यहीं पे दिखता है ये कंपनी कितना कंजर्वेटिव कहता है अपने एबिटा मार्जिन से गाइडेंस को। सिमिलरली अगर आप इनके पैट मार्जिन को देखोगे तो वो जो कंपनी का गाइडेंस है वो अराउंड आपका है 4.25 से लेके 4.5% के बीच में है। और आप इस क्वार्टर में देखिए पैट मार्जिन कितना है, 4.5% आया है। सो ऑल्दो पैट मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट वो आपका डेप्रिसिएशन वाले पार्ट का है, बट हैविंग सेड दैट अगर आप चलिए ठीक है कम ही कर देता हूँ मैं इसको 4.2 ही मान लेता हूँ, तो जो इनका गाइडेंस था FY 27 में अपने पैट मार्जिन को करने का, उससे तो ज्यादा इनका पैट मार्जिन अभी आ रहा है। सो वहां से भी हमें दिखता है कि कंपनी कितना कंजर्वेटिव साउंड करता है अपने पैट मार्जिन वाले नंबर्स पे। तो ये चीज है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको मार्जिन के मैं जो आपको लीवर्स बता रहा था, उसी में एक और चीज मुझे कहना है। जैसे अभी गोल्ड मेडल लॉन्च ये लोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये लोग आगे जाके धीरे धीरे और गोल्ड मेडल लॉन्च अपने 70-80% पे लेके जाएंगे। तो जब गोल्ड मेडल लॉन्च लोगे आप तो वहां पे आपको सस्ता मिलेगा, तो उससे भी आपके मार्जिन पे लीवर आएगा, है ना। तो ये चीज है। अब और अगर मैं कुछ गाइडेंस वाली चीजों को कनेक्ट करूँ, तो अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे इन्होंने जो गाइडेंस दिया है अपना इस साल का लगभग 5,500 करोड़ के बीच में दिया है और नेक्स्ट ईयर का 7,500 करोड़ पे दिया है। तो अभी ये जो गाइडेंस है इनका, ये इन्होंने लेके इस बेसिस पर दिया है। एक तो ये लोग अपने जो गोल्ड कितना वॉल्यूम सेल करेंगे लगभग 650 करोड़ से इस साल को एंड करेंगे, उस पर लेके दिया है। और लास्ट ईयर 900 केजी सेल करेंगे उस पर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको केजी में तो देखना नहीं है, आपको तो जो गाइडेंस होता है वो आपके किलो करोड़ के टर्म्स में होता है। तो एट द सेम टाइम इन्होंने जो गोल्ड प्राइस लिया है वो लगभग 90 से 95 थाउजेंड लिया है, ठीक है। तो अभी तो गोल्ड प्राइसेस कितने चल रहे हैं, लगभग आप देख लीजिए 120 के आसपास चल रहा है ना। तो उससे आपको दिखेगा कि इन्होंने कितना कंजर्वेटिव गोल्ड के प्राइसेस को लिया है। वहां पे कंपनी क्या कहता है, कंपनी ऐसा बोलता है कि हमने बेसिकली उसको फ्लैट मान के चल लिया है। अब आप ये सोचिए, एट द सेम टाइम कंपनी ये भी कहता है कि गोल्ड के जो प्राइसेस है पूरे हिस्ट्री में 10-15% से ज्यादा गिरते नहीं है। एंड एट द सेम टाइम कंपनी इज ऑल्सो सेइंग कि सिंस अभी आरबीआई के परचेजेस हो रहे हैं, आपके ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गया है, फिर जो ईटीएफ परचेज करते हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हो गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह में, तो उसमें भी आपको वहां से भी परचेसिंग दिख रही है। तो ओवरऑल क्या है, गोल्ड की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख रही है। एक तो जो पूरी मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट उससे बढ़ी है। एट द सेम टाइम अभी सिंस जियोपॉलिटिक्स इतना वैसा चल रहा है, आपको हर जगह वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, टैरिफ्स वगैरह है, तो इसीलिए आरबीआई की परचेसेस भी बढ़ गए हैं।
साथ ही साथ जो पूरी इंडस्ट्री है वो इंडिया की मोर टुवर्ड्स द ईटीएफ्स एंड पूरे म्यूचुअल फंड्स वगैरह की तरफ आ रही है, तो वहाँ से भी परचेजेस हैं। तो इस कारण कंपनी ये भी कहता है कि हम गोल्ड के प्राइसेस को लगभग 20 से 25% बढ़ता हुआ देखते हैं आने वाले 2 या 3 साल में। सो आपने क्या देखा? एक, अभी भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ी हुई है। 2, कंपनी ये कहता है कि हम गोल्ड के प्राइसेस को उतना गिरता हुआ नहीं देखते हैं। थर्ड, कंपनी ये कहता है कि हम आने वाले कुछ सालों में गोल्ड के प्राइसेस को इंक्रीज होता हुआ देखते हैं। तो इनका ये लेना कि लगभग 90 से 95,000 गोल्ड के प्राइसेस को लेना अपनी गाइडेंस में, वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है। मे बी इसका कारण ये होगा कि अभी जैसे देखेंगे ना, पिछले क्वार्टर में कितने क्वेश्चंस आ गए थे ये पूरे इश्यूज के कारण, तो कंपनी वहाँ पे नहीं चाहता है कि हम लोग लैग करें, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर आप उसी बेस पे आप निकालोगे ना, जैसे जैसे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका लगभग 544 केजीज आया था, तो अगर इसी को आप फ्लैट मानिए और आप पिछले 6 मंथ्स के लिए, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक के मंथ्स में उसी केजीज को मानिए, ठीक है? 544 केजी मान लिया, आप गोल्ड के करंट प्राइसेस ले लीजिए 120, है ना? और उसके बेस पे थोड़ा सा जैसे मान लीजिए 7-8% इनका भी एडवांस गोल्ड है, उसको मैं अगर नेग्लिजिबल भी कर दूंगा, तो उसके बेसिस पे भी अगर आप इनका ओवरऑल रेवेन्यू निकालोगे ना, तो लगभग 6,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनका गाइडेंस है वो काफी कंजर्वेटिव है। सेकंड थिंग, अभी जो मैंने आपको मार्जिन्स का बोला, इनका EBITDA लेवल पे इन्होंने कितना बोला है? 6.5% के आसपास बोला हुआ है ना, और जो पैट मार्जिन है वो 4.2 से लेके 4.5% के बीच में बोला है। और मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ही इनका पैट मार्जिन वहां से भी इंक्रीमेंट हो गया है ना? तो एक तो आपकी टॉप लाइन में कंजर्वेटिव गाइडेंस है, साथ ही साथ आपके जो मार्जिन है वो ऑलरेडी बूस्ट होकर चल रहे हैं, तो जो बॉटम लाइन है उस पर और अच्छा इंपैक्ट दिखेगा आपको, है ना? ऑल्दो अदर इनकम का थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, बट कितना ही आएगा, तो वो वाली चीज़ है। तो उस बेसिस पे कंपनी का गाइडेंस काफ़ी मतलब हमें कम लगता है, तो वो चीज़ है। ओके, अभी देखिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा कंपनी और क्या करना चाहता है? अभी कंपनी की जो कैपेसिटी, आई थिंक बाय एक्वायरिंग ऑल दिस, जो भी इनका सब्सिडरी वगैरह है, उन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 700 ये लोग पर मंथ अपने प्लांट से करते हैं। फिर इनका घना वाला और जो ये है ना आपका स्पार्कलिंग चेन और जो ये सब गोल्ड सबको जोड़ देंगे तो लगभग 1.2 टन आता है। अब ये जो है, ये आपका इनफ है इनको FY28 तक के लिए, ठीक है? तो धीरे-धीरे इनका बढ़ेगा, जैसे 650 केजी इस साल होगा, बाकी बढ़ते रहेगा। तो ये FY28 तक की ग्रोथ को करने के लिए इनफ है। अब इसके अलावा जो कंपनी का जो विज़न है, अभी जैसे इनका अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो लगभग 1 या 2% के आसपास है। तो यहाँ से कंपनी 4-5% के आसपास मार्केट शेयर की बात करता है FY30 तक। तो अगर आपको वहाँ पे जाना है तो उसके लिए कुछ ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर्स क्या है? एक तो मैंने आपको एक्सपोर्ट सेगमेंट बोला ही बोला आपको। फिर इसके अलावा कंपनी क्या कर रही है? इसी चीज़ के लिए अपने कैपेक्स को एक्सपांड कर रहा है। नाउ दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड देयर कैपेक्स बाय करंट कैपेसिटी बाय 4x, दैट इज़ 4.5 टन्स। ओके, अब कैपेक्स करना है, तो कैपेक्स के लिए कंपनी ने कहा था कि हम आपको धीरे-धीरे बताएँगे। तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो कैपेक्स के लिए इनको लगेगा लगभग 150 करोड़ इंफ्रा बिल्ड करने के लिए, बाकी 100 करोड़ लगेगा आपको अंदर की जो फर्नीचर वगैरह होते हैं उसके लिए लगेगा। और ये जो कैपेक्स है, इसका कंस्ट्रक्शन आपका अप्रैल 26 से शुरू होगा, 3 साल लगेंगे। अप्रैल 28 में उससे बेसिकली प्रोडक्शन आना स्टार्ट होगा। एंड टिल दैट टाइम जो बोल रहा है, इनके जो करंट सब्सिडरीज हैं और जितने भी इनके खुद के प्लांट है, उससे इनफ रहेगा ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। सो ये सारा चीज़ इनके कैपेक्स के बारे में हो गया। अब क्वेश्चन इज़, क्या कैपेक्स कहीं बाहर से ये लोग इक्विटी डाइल्यूट करेगा? मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो इन्होंने किया है लास्ट क्वार्टर में, इसके बाद कंपनी काफ़ी उसमें कॉशियस है और कंपनी कहता है अभी से 3 से लेके 5 साल के लिए कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं। तो उस वाली चीज़ से भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ हो गई। ओके, ओके, इसके अलावा मैंने एडवांस गोल्ड वाली चीज़ के बारे में बोल दिया है। और अगर गाइडेंस के बारे में अगर आप और बोलेंगे ना, तो अगर मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कितना कंजर्वेटिव है, तो उसके बेस पे आप इनका पैट वगैरह निकालेंगे और अगर फॉरवर्ड पे ही देखोगे तो 0.5 के अंदर ही आएगा, अगर हम लोग सिंपली ईज़ी कैलकुलेशन करें तो। तो क्लाइंट्स वगैरह के बारे में बोल दिया मैंने, जो ड्राइवर्स हैं वो चीज़ बोल दिया। ओके, अ, और जैसे देखिए और भी कुछ कारण है, जैसे गाइडेंस कम क्यों लगता है? जैसे अभी इन्होंने नए-नए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए हैं ना, आपको एक्सपोर्ट वाला देखिए वहाँ से भी तो बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। घना वाला है उससे भी बढ़ेगा। और और तो क्या है? आई थिंक सारे पॉइंट डिस्कस हो गए हैं। गोल्ड मेडल लोन्स के बारे में बात कर ली हमने। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्काई गोल्ड स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी। अब अब आप इस कंपनी को देखिए। आपने ये देखा जितने भी ज्वेलरी में रिटेल सेगमेंट्स हैं, क्या किसी का भी नंबर्स, अगर मैं एक ओवरऑल सेक्टर को देखूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो B2B कंपनीज़ हैं, उनके नंबर्स आर मच हायर एंड मच मच हेवियर एज़ कंपेयर टू आपके जितने भी रिटेलर्स हैं, फर्स्ट वो थिंग। दूसरा, जब मैं B2B में ही कंपेयर करता हूँ, अगर मैं इसको शांति गोल्ड या उत्सव से लेके चलूँ, तो आपको स्केल और एग्जीक्यूशन में ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, है ना? इसके अलावा वन मोर थिंग, सभी कंपनीज़ का B2B में कैश फ्लो नेगेटिव ही है।
उस पैरामीटर पे भी जो स्काई गोल्ड है एफ पहले FY 27 के एंड तक कहता था कि हम कैश फ्लो को अपने पॉजिटिव कर लेंगे। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि मार्च से हमको कुछ टाइम और लगेगा, कुछ 70-80 करोड़ का उनको रह जाएगा, दिक्कत लगेगी, मे बी बिकॉज दे आर एक्वायरिंग ऑल दोस थिंग्स, तो वो वाला कारण है। और ठीक है, और बाकी आपकी गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई है तो इन्वेंट्री भी उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करनी पड़ती है, तो वो चीज़ है, बट ठीक है, उससे उतना मतलब इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखिए, अब इस पर्टिकुलर कंपनी का जो गाइडेंस था 7,000 5,500 के बीच में, तो वही लगभग आपको 45-50% का था। अब कंपनी ऑल्दो गाइडेंस तो कंजर्वेटिव देता है, दैट्स पीपल कैन टेक एज अ नेगेटिव थिंग, बट ठीक है, कंपनी का अभी जो पिछला क्वार्टर जैसा रहा है उस बेसिस पे कंपनी सही कर रही है, और बाकी मार्जिन वगैरह भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो अगर अगर आप इसको पीयर टू पीयर भी कंपेयर करोगे ना, शांति गोल्ड या फिर उत्सव गोल्ड से, तो ये कंपनी मुझे लगता है कि इजिली उन दोनों से तो वो मतलब रेस में आगे ही चल रही है, बिकॉज इस स्केल पे भी इनका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है, और वर्किंग कैपिटल डेज है ना, लगभग जो इनका गाइडेंस होता है वो अराउंड 50 से 55 डेज के बीच में होता है, तो उसमें भी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आई थिंक 6 to 7 डेज का कुछ इंप्रूवमेंट है। सो ये था पूरा आपका B2B सेगमेंट के बारे में। आई थिंक B2B के हमने सारे कंपनी डिस्कस कर लिए। आई थिंक खजांची बचा है, उसको मैं हो सकता है तो एंड में डिस्कस करूंगा जब पूरा सीजन खत्म हो जाएगा तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। एक RBZ बचा है, उसको भी मैं जल्दी ही कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, होप आई हैव क्लियर ऑल द डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।